हेलो स्टूडेंट। आज अपन भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के ऊपर विचार करेंगे, मनु के ऊपर चर्चा करेंगे। जो मनुस्मृति है उसे प्राचीन भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन के स्मृति साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। जितनी भी स्मृतियाँ रची गई उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है मनुस्मृति को, क्योंकि मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें उस समय के जो सामाजिक व्यवस्था के सभी पक्षों से संबंधित जितने भी पक्ष हैं उनके ऊपर विस्तार से विचार विमर्श किया गया है। भारतीय साहित्य में यदि अपन देखें तो मनु को मानव सभ्यता के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, लेकिन मनुस्मृति का जो काल है, कब ये लिखी गई या रचना काल के विषय में जो विद्वान है वो एकमत नहीं है। इसकी रचना काल को लेकर विद्वानों में मतभेदता है, लेकिन फिर भी राजनीतिक रूप से चाहे सामाजिक रूप से मनुस्मृति एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो मनु के जो राजनीतिक विचार है उनके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। मनुस्मृति देखिए 12 अध्यायों में विभाजित है। टोटल जो मनुस्मृति में अध्याय है वो कितने हैं? 12 अध्याय। सबसे पहले अपन देखते हैं मनुस्मृति में राजनीतिक विचार जो है उनमें राज्य की उत्पत्ति किस तरीके से लिखी गई है या राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया गया है। हालांकि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो विवरण मिलता है उससे अपन कह सकते हैं कि मनु ने राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, क्योंकि जिस तरीके से मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि इस संसार में राज्य के न होने पर बलवानों के डर से या प्रजा में व्याप्त असुरक्षा के कारण या संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। एक बात यहाँ पर और है कि मनु ने राज्य के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया। एक तरीके से मनु ने राजा और राज्य ये जो शब्द है इनको दोनों को समानार्थी शब्द के रूप में प्रयोग किया है। शासक की दैवीय उत्पत्ति कैसे हुई, राजा की दैवीय उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर मनु कहते हैं कि ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और ये इनका सबका एक अंश लेकर राजा की क्या की है? सृष्टि की है। यानी राजा में ये सारे गुण जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति या राजा की उत्पत्ति के लिए जिस दिव्यता का संकेत उन्होंने दिया है वो जो अपन पाश्चात्य विचारकों में या पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांतों में राजा की या राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ते हैं, डिवाइन राइट ऑफ द किंग, राजा की दिव्य सत्ता, उसके बिल्कुल ये विपरीत है। मनु यहाँ कहीं पर भी शासन की निरंकुशता का समर्थन नहीं करता। वो एक तरीके से ये कहता है कि ये जो दिव्यता दी गई है राजा में, जो ये दिव्य अंश, देवता का अंश या ईश्वर का अंश जो स्वीकार किया गया है, इसका उद्देश्य यही है कि राजा अपनी इस दिव्य सत्ता का प्रयोग जनता के कल्याण के लिए करेगा, जनता की रक्षा के लिए करेगा और जो निर्धारित उद्देश्य है उनकी पूर्ति के लिए राजा द्वारा इस दिव्य सत्ता का प्रयोग किया जाएगा। यानी एक तरीके से मनुस्मृति में राजा की जो दिव्यता है वो राजा की शक्ति नहीं बल्कि उसके दायित्व हैं कि वो अपने दायित्वों को किस तरीके से पूरा करता है, और इसीलिए उसके दायित्वों को दिव्य व्रतों की संज्ञा दी गई है। जैसे मनु लिखते हैं कि जिस प्रकार से इंद्र वर्षा करता है उसी प्रकार राजा को इंद्र व्रत का पालन करते हुए जनता पर समृद्धि और कल्याण की वर्षा करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये जो दिव्य व्रत की संज्ञा दी गई वो जनता के उद्देश्य के लिए या जनता के कल्याण के लिए लोक कल्याणकारी दायित्वों की पवित्रता के रूप में इस दिव्यता को, राजा की दिव्यता को मनु ने स्वीकार किया। अब अपन देखते हैं संप्रभुता का आधार धर्म और दंड। मनुस्मृति में देखिए संप्रभुता का जो आधार माना गया वो है धर्म और दंड। अब धर्म का एक व्यापक अर्थ मनुस्मृति में प्रयोग किया गया है। धर्म कोई आस्था या श्रद्धा का जो अपना विषय होता है वो धर्म की परिभाषा नहीं दी गई। धर्म में जो शामिल किया गया वो नैतिक मूल्य, सदाचार के जैसे शाश्वत सिद्धांत है, सामाजिक व्यवस्था के नियम, प्रजा के कल्याण के प्रति शासक के जो कर्तव्य होते हैं या शासक की जो मर्यादाएं होती है उनको धर्म के रूप में स्वीकार किया गया। और वो राजा की एक तरीके से या मनु का जो राज्य है उसकी जो संप्रभुता है, सत्ता है, उसका क्या है? आधार है। मनुस्मृति में धर्म और राज्य को एक तरीके से परस्पर निर्भर माना गया कि राज्य किसके ऊपर निर्भर है? धर्म पर, क्योंकि उसका अस्तित्व है धर्म के परिवर्तन के लिए। अब यहाँ धर्म क्या है? धर्म कोई जैसे अपना धर्म होता है कि हिंदू धर्म या ये धर्म, वो धर्म नहीं है। यहाँ नैतिक मूल्यों से, सदाचार के आचरण के जो अच्छे नियम हैं उनसे धर्म का अर्थ स्वीकार किया गया।
फिर दूसरा जो संप्रभु शक्ति है राज्य की, उसमें उसका आधार है वो दंड है। अब दंड क्या चीज़ है? देखिए, दंड एक तरीके से भौतिक शक्ति है, लेकिन कैसी भौतिक शक्ति कि धर्म का जो नैतिक बल है उसको व्यवहार में लागू किससे किया जाए, उसको लागू करने के लिए एक भौतिक अवलंब की या भौतिक सारे की जरूरत होती है। तो वह क्या हो गया? ये भौतिक शक्ति क्या कहलाई? दंड। और ये दंड ऐसा है जो धर्म को बाध्यकारी रूप में परिवर्तित करेगा या धर्म को लागू करेगा। और इस बाध्यकारी शक्ति का, दंड का प्रयोग कौन कर सकता है? राज्य कर सकता है। एक तरीके से मनु ने ये कहा कि आपका जो भौतिक बल है या जो दंड है वो तभी उचित हो सकता है, तभी उचित ठहराया जा सकता है जब आप उसे 3 तरीकों के लिए प्रयोग करते हैं, या ऐसा भौतिक बल जिसमें ये 3 बातें हैं, तभी वो आपका दंड माना जाएगा। जैसे कि किसी नैतिक प्रयोजन के लिए, यदि आपने नैतिक प्रयोजन के लिए बल का सहारा लिया है तो उसको आप दंड कह सकते हैं। दूसरा, ऐसा कोई अधिकृत निकाय या कोई संस्था होनी चाहिए जिसको नैतिक प्रयोजन के लिए इस भौतिक बल का प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी किया गया है या उत्तरदायी ठहराया गया है, वही निकाय जो है भौतिक बल का प्रयोग कर सकता है। तीसरा ये है कि अनुउल्लंघनीयता, यानी ये भौतिक बल या जो भी है प्रभाव ऐसा हो कि कोई भी व्यक्ति इसको या व्यक्ति समूह या जनता जो है इनको चुनौती नहीं दे सके और चुनौती देने में सक्षम नहीं हो। यानी भौतिक बल भी नैतिकता के ऊपर आधारित होना चाहिए। मनुस्मृति में दंड को सर्वोपरि सत्ता स्वीकार किया गया है और राजा जो है दंड का स्वामी नहीं माना गया, बल्कि क्या माना गया है? अभिकर्ता, जो क्या करता है? धर्म के सिद्धांतों के अधीन रहते हुए वो दंड का प्रयोग करता है। एक तरीके से मनु ने ये भी कहा है कि यदि राजा धर्म के विरुद्ध किसी प्रकार का दंड का प्रयोग करता है तो लोग, जनता के सामने उसका अपयश फैलेगा, और मनु यहाँ तक कहता है कि परलोक में उसके वो नरक गमन का कारण भी बनेगा। तो इस तरीके से मनुस्मृति में धर्म और दंड को राज्य की संप्रभु शक्ति का आधार माना गया, और शासक जो है इस संप्रभु शक्ति के प्रयोग द्वारा प्रजा का नैतिक, भौतिक और पारलौकिक जो कल्याण है वो सुनिश्चित करता है, और राजा को इसके लिए अधिकृत किया गया है, उसको दायित्वों से बांधा गया है। अब देखते हैं मनुस्मृति में वर्णित राज्य का सप्तांग सिद्धांत, यानी मनुस्मृति में राज्य के एक तरीके से सावयव रूप, आंगिक एकता के रूप में उसका चित्रण किया गया, और राज्य की जो 7 प्रकृतियां बताई गई है वो कौन कौन सी है? पहला देखिए, स्वामी। मनु ने जो राजा है उसी को राजा और राज्य उसको स्वामी की संज्ञा दी है। और राजा कैसा होना चाहिए? नैतिक गुणों से युक्त, प्रशासनिक क्षमता और दायित्वों के प्रति निष्ठा से युक्त जो राजा है वो राज्य के लिए जरूरी है, और उसको मनुस्मृति में मनु ने स्वामी की संज्ञा दी है। दूसरा जो है वो है मंत्री, यानी मनु का ये मानना है कि राज्य का कार्य कुशल उसी पर निर्भर करती है कि मंत्री कैसे हैं, और बिना मंत्रियों के कार्य नहीं चलाया जा सकता। एक तरीके से मनु का ये भी मानना है कि जो शासन की शक्ति है वो राजा की कोई निजी शक्ति नहीं, बल्कि उसका स्वरूप कैसा है? संस्थागत है, और जिसका प्रयोग वह मंत्रियों के माध्यम से ही कर सकता है। तीसरा जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है वो है पूर्व। पूर्व का अर्थ यहाँ पर राज्य की राजधानी से है, और राजधानी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ वो भली भांति सुरक्षित रहे। सुरक्षित दुर्ग की आवश्यकता मनु ने बताई, और उसने दुर्ग को कई श्रेणियों में रखा था, जैसे जल दुर्ग है, वृक्ष दुर्ग, गिरि दुर्ग आदि। फिर देखता है चौथा जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत का अंग है वो है राज्य। क्या देखिए, हालांकि मनु जो है वो राजा और राज्य एक ही अर्थ में प्रयोग करता है, तो ये यहाँ जनपद के रूप में किया है। राज्य की सीमाओं के अधीन जो भूमि और निवास करने वाली जो जनता है उसको उसने इस राज्य के अधीन, यानी एक तरीके से जनपद शब्द के अर्थ में ये राज्य शब्द का उसने प्रयोग किया है। उसके बाद वो कहता है कोश, यानी धन जो है, धन जैसे राजा के पास, शासन के पास एक जो धन है उसी को मनु ने किसका नाम दिया है? कोष का नाम दिया। खजाना जो है, और इसका प्रयोग राजा समुचित मात्रा में रखे, और इसका प्रयोग वह प्रजा की सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए करेगा। उसके बाद में आता है 6 नंबर, दंड या सेना। ये राज्य की सुरक्षा के लिए मनु ने अनिवार्य माना कि बिना दंड या सेना के कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता। जैसे उसने सेना के अनेक अंग बताए, हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना है, जल सेना है, इस प्रकार। अंतिम जो 7वां अंग
मनुस्मृति में सातवीं जो प्रकृति बताएगी वो है मित्र। एक तरीके से मनु ने मित्र को राज्य के आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि मनु का ये मानना है कि कोई भी राज्य अकेला नहीं रह सकता, शून्य में नहीं रहता। वह दूसरे राज्यों से अनिवार्य रूप से संबंध रखता है, चाहे वो मित्रतापूर्ण हो या फिर शत्रुतापूर्ण हो। तो राज्य को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि उसके अन्य राज्यों से जो संबंध है वो कैसे बने रहे, मैत्रीपूर्ण बने रहे। इस प्रकार ये मनु ने राज्य की 7 प्रकृतियां बताकर उसका राज्य का सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया। अब मनुस्मृति में राज्य का कार्य क्षेत्र का व्यवस्थित विवेचन किया गया है। मनु ने ये माना है कि राज्य के प्रजा रक्षण है, प्रजा रंजन, धर्म के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह करे। तो इस प्रकार कौन कौन से कार्य मनुस्मृति में राजा के या राज्य के है वो अपन देखते हैं। सबसे पहला दिया है प्रजा की रक्षा। प्रजा की रक्षा एक तरीके से राज्य की उत्पत्ति का ही मूल आधार स्वीकार किया गया था कि राजा की उत्पत्ति इसीलिए हुई क्योंकि व्यक्तियों के जीवन में क्या था, मत्स्य न्याय की उपस्थिति थी, यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती थी। तो उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए ही ब्रह्मा द्वारा राज्य की रचना की गई। तो राजा का या राज्य का पहला कर्तव्य या कार्य क्या हो जाता है, व्यक्तियों की रक्षा करना। और प्रजा की रक्षा जब तक राजा या राज्य करता रहेगा तभी तक वह राज्य या राजा क्या रह सकता है, अस्तित्व में रह सकता है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से वो राजा जो है प्रजा की रक्षा करे। और इस कार्य को संपन्न करने के लिए जैसा कि अपन ने देखा कि नैतिक प्रयोजन के लिए राजा दंड का सहारा ले सकता है, दंड का प्रयोग वह कर सकता है। दूसरा जो कार्य मनुस्मृति में बताया गया है वो लोक कल्याण यानी प्रजा पालन, लोक कल्याण के कार्य करना, प्रजा को पालना। एक तरीके से मनु ने शासक को ये परामर्श दिया कि वह समय समय पर जैसे प्रजा के सुख दुख की जानकारी प्राप्त करे और विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की जो प्रजा को आवश्यकता हो उसकी पूर्ति की वो समयबद्ध क्या करे, व्यवस्था करे। यानी एक तरीके से समाज के विभिन्न वर्गों को आवश्यकता और पात्रता के अनुसार अनुदान देना, ये क्या माना है, राज्य का कर्तव्य। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। पाश्चात्य दर्शन जो अपन पढ़ते हैं वो भारतीय जो दर्शन है, भारतीय राजनीतिक चिंतन है वो पाश्चात्य दर्शन से काफ़ी पुराना है। वहाँ लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बहुत बाद में प्रकट हुई, जबकि मनु ने देखिए कि समाज के विभिन्न वर्गों को आवश्यकता और पात्रता के अनुसार अनुदान देना राज्य का कर्तव्य है। और ये राजा समाज के लिए जो 4 निर्धारित पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की स्थापना करने में भी राजा अपना क्या समझेगा, दायित्व समझेगा कि राजा इसके लिए भी व्यवस्था करेगा। यानी जैसे कि ब्राह्मणों के जीवन निर्वाह की व्यवस्था के लिए ज्ञान के आदान प्रदान में ये लोग लगे हुए रहते हैं, तो इनकी जीवन निर्वाह की व्यवस्था भी कौन करेगा, राजा ही करेगा। और बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए एक तरीके से वो अवकाश की जो बात आती है, जिसका विचार अपन अरस्तु के में पढ़ते हैं कि जो उच्च वर्ग के लोग जो बौद्धिक कार्यों में लगे होते हैं उनके लिए अवकाश होना चाहिए। तो यहाँ पर भी मनु ने भी यही कहा कि बौद्धिक कार्यों में लगे हुए जो भी व्यक्ति है उनके जीवन निर्वाह की व्यवस्था भी राज्य को करनी चाहिए। तीसरा देखिए अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। प्रजा की भौतिक और आर्थिक उन्नति करना भी राजा का कर्तव्य माना गया है मनुस्मृति में। और मनु ने राजा से एक तरीके से अपेक्षा की कि वह प्रजा से जो कर है वो न्यायपूर्वक ग्रहण करे और प्रजा से कर जो है वो सामर्थ्य के अनुसार ले, यानी जितना प्रजा दे सकती है उसी अनुसार ले। एक तरीके से प्रजा पर करों का जो अनावश्यक भार है वो नहीं राजा को डालना चाहिए। फिर है सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन। सामाजिक व्यवस्था में मनुस्मृति में जैसे धर्म को संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का आधार माना गया, तो सब धर्म को पालन करना एक तरीके से या उसकी संस्थापना करना ये भी राजा का दायित्व माना गया कि एक तरीके से वह दंड की बाध्यकारी शक्ति के माध्यम से समस्त व्यक्तियों को सब धर्म का पालन करना के लिए बाध्य करे। जो वर्णों की वर्णाश्रम व्यवस्था है, जो वर्ण और आश्रमों की व्यवस्था है, उसका भी सही तरीके से लागू करना भी राजा के दायित्व के रूप में स्वीकार किया गया। उसके बाद में देखिए न्याय की व्यवस्था। ये मनुस्मृति में न्याय को राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में चित्रित किया गया है कि एक तरीके से जैसा कि अपन देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो मत्स्य न्याय को समाप्त करने के लिए और नीति और धर्म पर आधारित न्याय की स्थापना करना ही राज्य का क्या माना गया, परम कर्तव्य माना गया।
एक तरीके से राजा क्या करेगा कि उस दंड की जो शक्ति है उसका प्रयोग करते हुए समस्त व्यक्तियों को कर्तव्य पालन में संलग्न रखेगा, और यदि कोई व्यक्ति अपने आचरण के अनुसार उल्लंघन करता है, मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, तो राजा उसको रोकेगा। इस प्रकार न्याय व्यवस्था का संचालन करना भी, ताकि व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना बनी रहे, ये भी राज्य का कर्तव्य माना गया। प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह। यहाँ देखिए, मनु ने राज्य के दायित्वों की पूर्ति के लिए कि एक सक्षम और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, मनु ने उसको आवश्यक माना। एक तरीके से राजा को वह परामर्श देता है कि वह प्रशासन व्यवस्था और जो भी कर्मचारी या अधिकारी है उनके ऊपर नियंत्रण रखे और सुनिश्चित करे कि ये जो राज्य के कर्मचारी है वो प्रजा के प्रति उनके जो दायित्व निर्धारित है उनका निष्ठापूर्वक वह पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं, वो शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, तो राजा उनको दंड भी दे सकता है। फिर है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। ये भी एक राज्य का आवश्यक कार्य माना गया। परराष्ट्र यानी अंतर्राज्यीय संबंधों, दूसरे देशों के साथ किस प्रकार संबंधों का संचालन करना है, और अच्छे संबंधों का संचालन सतर्कतापूर्ण संचालन करके ही शासन जो है, राजा जो है वो प्रजा को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रख सकता है। मनु यहाँ पर कहता है कि राजा को अपने विवेक से अनावश्यक जो युद्ध है उनमें नहीं उलझना चाहिए। और परराष्ट्र संबंधों के लिए मनुस्मृति में एक अलग से पूरा चर्चा की गई है, जिसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। जैसे मंडल सिद्धांत है, 60 गुणे नीति उपाय, किस प्रकार राजा को परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना चाहिए। तो इस प्रकार मनुस्मृति में राज्य के जो दायित्व हैं वो विस्तार रूप से बताया गया और एक तरीके से राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को प्रकट किया गया है। धन्यवाद।